ठीक है, टाइप ऑफ एंगल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं जतिन? 180 से बड़ा। बस 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। और जो कंप्लीटली आपके पास 360 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हो गया किस तरीके से, और इसी के ऊपर एक और एंगल। ठीक है, और ये इस तरीके से वापस घूमकर आ जाएगा। तो आपका इस केस में जो थीटा रहेगा वो कितना रहेगा? 360 डिग्री। सही है यहाँ तक? तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। फिर हम लोगों ने कल क्लॉक पे भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि क्लॉक में वो भी एंगल्स पूछ सकते हैं आपसे किस किस तरीके से, तो कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइंस के बारे में और डिस्कशन करते हैं, और उस पर भी कुछ टाइप ऑफ एंगल्स हैं, उन पर उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एंगल है वो है आपके पास नहीं नहीं, 0 नहीं। अरे रुको, दोनों लाइन मतलब लाइंस जब हम बनाते हैं, लाइंस, तो एक लाइन होती है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइंस जो आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? कट करती हैं। कट करती है, वो क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, जब दो लाइनें आपस में कट करती हैं तो टोटल 4 एंगल्स बनते हैं। थोड़ा सा गौर करो, जब कभी भी लाइनें आपस में कट करेंगी, दो लाइनें आपस में कट करती हैं, तो 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे बीच वाला पॉइंट जो है, ये मान लीजिए ओ है, और यहाँ पर एक ए और यहाँ पे बी नाम दे रहे हैं, एक सी और एक डी नाम दे रहे हैं, और मैं इस वाले एंगल को एंगल 1 कहता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, एंगल 1 का नाम क्या होगा? ए ओ सी या फिर सी ओ ए। इसमें किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, गुड। और ऐसे ही ये एंगल 2 हो गया, यहाँ एंगल 3 हो गया, और ये एंगल 4 हो गया। तो टोटल कितने एंगल्स आपके पास? 4 एंगल्स। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 4 एंगल्स में आपको थोड़ा सा एक टाइप ऑफ एंगल हम डिस्कस करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको वी ओ ए बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो है ये उल्टे एंगल्स, ये उल्टे एंगल्स हैं, लेकिन ये दोनों एंगल्स अपोजिट होंगे। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट होंगे। वर्टिकली अपोजिट है मतलब एग्जैक्टली इक्वल होंगे। अब एग्जैक्टली इक्वल क्या होता है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एग्जैक्टली इक्वल का मतलब है कि जिस लाइन पर एंगल 1 बन रहा है उसी लाइन के एक्सटेंशन पर एंगल 3 बनेगा, मतलब वर्टिकल अपोजिट बनेगा। भैया एक्सटेंशन समझ में नहीं आ रहा, देखो एक्सटेंशन समझाता हूं मैं। देखो, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक है, लेट इट भी यहाँ पर ए, यहाँ ओ और यहाँ बी। अब अगर मैं कह रहा हूं इसी लाइन के एक्सटेंशन पर अपोजिट साइड में, तो मतलब ये एओ एक लाइन है, अब इसका एक्सटेंशन बना रहे हैं हम, मतलब इसी लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसी लाइन को हम क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड। और ऐसे ही इसी लाइन को भी क्या कर रहे हैं हम लोग? अब यहाँ जो एंगल बनेगा आपका, ये मतलब 3 जो भी आप बोलो, ठीक है, और लेट इट बी एक्स और वाई। तो ये जो ओ वाई लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन आपको नहीं लगता एओ का एक्सटेंडेड वर्जन है? मतलब उसको आगे बढ़ा दिया गया है और उल्टी साइड में आगे बढ़ाया गया है। तो अब आपको ये समझना है कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, पहली बात, वो सेम लाइनों पे बनते हैं लेकिन उल्टी तरफ बनते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं वापस। अब आप खुद देखिए, ये जो एंगल 1 है आपका, ये पहले तो एक बात बताओ किन लाइनों पे बना हुआ है? ओसी और ए, ए ओ या फिर ओ ए पर बना हुआ है। सही है, अब ओसी को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, तो देखो कौन सी लाइन आई हुई है? ओडी। सही है,
और एओ को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, तो कौन सी लाइन आई हुई है, ओबी। तो एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3। सही है। और ध्यान रखिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल। और इवन आपसे क्वेश्चन भी वो इसी तरीके से पूछते हैं। देखो कैसे पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, थोड़ा सा बता देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कुछ क्वेश्चन आएगा कि भाई एक लाइन है ऐसे कट करी, ठीक है, और यहाँ पर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, यहाँ x है और ये y है। एंगल 2 जो है वो 120 डिग्री है और एंगल 1 जो है वो मान लीजिए 60 डिग्री है। अब आपसे बोलेगा फाइंड करो x एंड y। अब आप मुझे बताइए एंग x जो है वो कहीं ना कहीं एंगल 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, वजह क्या होगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या है ये दोनों, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए आप x को क्या लिख पाएंगे, एंगल 1। और एंगल 1 आप जानते हो किसके इक्वल है, तो x भी किसके इक्वल हो जाएगा, 60। थोड़ा सा लिखने के तरीके को देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं ये लिख रहा हूँ कि भाई जो x है वो एंगल 1 के इक्वल है, और वजह मैंने साइड में लिखी है। वजह क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये चीजें आपको सीखनी है, सिंटेक्स सीखना है कि लिखते कैसे हैं, लिखना आना चाहिए। लिखना आ जाएगा आपको चैप्टर आ जाएगा। और लाइन एंड एंगल चैप्टर में सिखाया भी आपको सिर्फ लिखना, लिखना सिखा रहे हैं कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर मेरे को मान लीजिए y के बारे में लिखना है कि y कैसे इक्वल होगा, तो मैं लिखूंगा y किसके इक्वल है, एंगल 2 के। वजह क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बच्चों के यार यहाँ रख दो ना, यार रख दीजिए। हाँ, तो y किसके इक्वल है, एंगल 2 के। रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो y जो है वो एंगल 2 के मतलब right को। और यहाँ पे y के आया समझ में, ठीक है। तो ये काम आपको करना है कि जो y है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो 120 के इक्वल है, तो y भी किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के। और रीजन हमने लिखा ही है भैया। अब बच्चे पूछते हैं भैया अगर हम ये रीजन ना लिखें तो, अरे रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा ना भाई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों। रीजन क्या है इसका, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो रीजन बताना जरूरी है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हम थोड़ा सा इस पर और थोड़ा सा डिटेल लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इस पूरे 4 चैप्टर, जो 5 चैप्टर आपके कनेक्टेड हैं, इन सब में चलेगा। और ये फेमस है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखिए थोड़ा सा हम एक डायग्राम और बनाते हैं। मान लीजिए इस तरीके का डायग्राम है, और यहाँ पर O हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, ये E और ये F। अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो सुनो। देखो मान लीजिए 2 लाइन, मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, यहाँ पर A, यहाँ पर B और ये C, ये मान लीजिए एंगल 1। अब मैं इसका वर्टिकल अपोजिट ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, लाइन जो एक्सटेंड होगी वो बिल्कुल सीधा सिधाई में होगी या फिर अपसाइड डाउन हो जाएगी। भाई एक्सटेंडेड लाइन, मान लीजिए मैं इसी लाइन को खींच के और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इसी की सिधाई में एक्सटेंशन होगा। ऐसा नहीं कि मैंने इस ए बी को एक्सटेंड करके ऐसे बना दिया, या ए बी को मैंने एक्सटेंड करके ऐसे बना दिया, मेरा मन किया। इसी की सिधाई में एक्सटेंशन होगा, ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने एक ऐसी लाइन बना दी यहाँ पे डी, और एक यहाँ बना दी ये, इसकी चलो मैंने एक्सटेंशन बना दी ये से, यहाँ ई बना दी। और मैं कहूँ यहाँ पे एंगल 2 है या एंगल 3 है। अब क्या बताइए, क्या एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट है या नहीं है, क्यों नहीं है, ये सेम लाइनों पर नहीं बन रहे, सेम लाइनों पर बननी चाहिए। उल्टा तो है, वो तो मैं भी मान रहा हूं, लेकिन ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है। तो उल्टा होने का मतलब ये नहीं है कि वर्टिकल अपोजिट होगा, अगर लाइनें सेम नहीं है तो। एक चीज तो आपने ये सीखी। दूसरी चीज, हर लाइन का वर्टिकल अपोजिट, हर एंगल का वर्टिकल अपोजिट होगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। कुछ का हो सकता है, भाई जिसका एक्सटेंडेड वर्जन है पीछे उसका बनेगा, जिसका है ही नहीं एक्सटेंडेड वर्जन उसका क्यों बनेगा।
तो अब आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देख के बताइएगा कि किस एंगल का वर्टिकल अपोजिट है और किसका नहीं है, और जो भी है उसका प्रॉपर आप नाम बताएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट है या नहीं है। अगर है तो एंगल ए ओ एफ का वर्टिकल अपोजिट एंगल बताओ मुझे। जतिन बताएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल हाँ, ए ओ एफ एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल बता दो। बी ओ डी, बिल्कुल सही है। ए ओ का देखो एक्सटेंशन हुआ है ना, और एफ ओ का भी क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है। समझ में आया? तो इस लाइन और इस लाइन पर जो एंगल टिकेगा वो उस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट होगा। समझ में आया? तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि बी ओ डी जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा किसका, एंगल ए ओ एफ का। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा अब आप एक बात बताइए, क्या इसका वर्टिकल अपोजिट होगा? बताओ भाई जतिन, क्यों नहीं होगा वो और बता दो। क्योंकि वो पूरी तरह से क्योंकि भैया एफ ओ लाइन का तो एक्सटेंशन है लेकिन ओ ई लाइन का एक्सटेंशन नहीं है। तो जब ओ ई लाइन का एक्सटेंशन ही नहीं है तो एफ ओ ई एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करा दूं, क्या अब होता? आंसर है यस। अब बताना किस एंगल से होता, ओ जी, जी ओ डी या फिर डी ओ जी। ठीक है, तो जी ओ डी आया समझ में? ठीक है भाई जितिन, तो इस तरीके से आप एंगल बनाओ। तो हाँ भाई इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट यहाँ है, इसका वर्टिकल अपोजिट यहाँ है, और इसका होता, इसका वर्टिकल अपोजिट। भाई क्या बी ओ सी का वर्टिकल अपोजिट है या नहीं है? आपके माइंड में क्या है वो बताइए। बीओसी का नहीं है, बी ओ सी का नहीं है, क्यों नहीं है? है या नहीं है? भाई बी ओ सी का वर्टिकल अपोजिट नहीं है, उसका रीजन बहुत क्लियर है। बी ओ का तो एक्सटेंशन है लेकिन सी ओ का एक्सटेंशन नहीं है। अब जिन बच्चों को पता नहीं होता ना कि वर्टिकल अपोजिट कैसे देखते हैं, उनके लिए तो बस उल्टा होना चाहिए, उन्हें एक्सटेंशन से कोई खास मतलब होता नहीं है। वो तो कहते हैं हाँ, उल्टा तो सही वर्टिकल अपोजिट होगा। तो ऐसा नहीं होगा, हर बार नहीं होगा। ठीक है, कुछ एंगलों का वर्टिकल अपोजिट होगा, कुछ का नहीं होगा। जिनका होगा वो इक्वल जरूर होंगे, इस बात का कंफर्मेशन क्लियर है? समझ में आई ये बात? ठीक है, चलो थोड़ा सा वर्टिकल अपोजिट क्लियर है, सबको समझ में आ गया? अच्छा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए लाइनें कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग। कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग, मतलब एक दूसरे को कट करनी चाहिए। अगर लाइनें कट नहीं करेंगी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कौन किसका एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए दो लाइनें निकल गई इस तरीके से, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लीज सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक चीज और बढ़ा रहे हैं, पैरेलल लाइंस। ध्यान रखिएगा मैंने आपको अभी तक जितने भी कंसेप्ट सिखाए हैं, मैं इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपको एक साथ सिखा दूंगा, और फिर सिर्फ क्वेश्चंस रह जाएंगे हमारे पास और हम सिर्फ क्वेश्चंस करते चलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल लाइंस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है जतिन? तो मतलब एक दूसरे को कट करने मतलब बाइसेक्टर नहीं नहीं, वो लाइनें जो एक दूसरे को कट नहीं करती, और वो एक्सटेंड होने मतलब कितना भी उनको बढ़ाइए वो मीट ही नहीं करती। हाँ जैसे ट्रेन की वो दो पटरियां हैं, पैरेलली वो चलती ही रहती हैं। ठीक है, इवन आप इस तरीके से सोचिए जैसे ये वाली लाइन है और एक ऊपर वाली ब्लैक कलर की लाइन है। ठीक है, तो वो लाइनें जो आपस में कभी भी कट नहीं करती हैं वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। मान लीजिए एक लाइन मैंने ऐसे बना दी और एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, क्या ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं? आंसर है नहीं। भैया अभी ये कट तो नहीं कर रही हैं तो इसका पैरेलल लाइंस ही होंगी? नहीं, देखो अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये जाकर कट
जरूर करेंगे। तो पैरेलल लाइंस तो वो लाइंस होती है जिनको बढ़ा भी लोगे ना तुम, तो भी ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगे, ये बढ़ती ही रहेंगी दोनों, और कभी भी कट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइनें कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। समझ में आया? ठीक है। मैंने पैरेलल लाइंस क्यों सिखाया आपको, उसका रीजन है, देखिए, क्योंकि इस पर हमें कुछ अब टाइप ऑफ एंगल सीखने हैं। तो वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाए थे टाइप ऑफ एंगल्स, वो जो थे वो आपके डिग्री के बेसिस पर, ठीक है, कि डिपेंडिंग अपॉन द डिग्रीज हम अलग अलग तरह के टाइप ऑफ एंगल्स बना रहे थे। फिर हमने एक लाइन इंटरसेक्टिंग कराई, वन पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कराई, उसमें बताया कि वर्टिकल अपोजिट्स बनते हैं। अब मैं आपको पैरेलल लाइंस की कुछ ट्रायंगल सिखा रहा, कुछ एंगल सिखा रहा हूँ, थोड़ा उनको सीखिएगा। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं, दो लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट, वो लाइनें जो कभी भी मीट नहीं करती हैं, चाहे कितना भी एक्सटेंड किया जाए, वो कहलाती है पैरेलल लाइंस। अच्छा जी, एक लाइन और होती है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ऐसी लाइन, द लाइन विच इंटरसेक्ट या विच कट, ठीक है, विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल, टू और मोर पैरेलल लाइंस, टू और मोर पैरेलल लाइंस। तो ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइनों को कट करती है, दो या दो से ज्यादा। देखो वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन मैंने यहाँ बना दी और एक लाइन इसके नीचे बना दी, तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल है, क्योंकि दोनों आपस में तो इंटरसेक्ट नहीं करती। लेकिन अगर मैं एक तीसरी लाइन लेके आ जाऊं जो इन दोनों ही लाइनों को क्या कर दे, कट कर दे, तो ये जो L3 लाइन होगी आपकी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। कैसी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो इन दोनों लाइनों को आपस में कट, दो पैरेलल लाइनों को कट करती है। और अगर ऐसे ही कोई दो लाइनें हैं, ऐसी आपने बना रखी हैं, ऐसे ही ये खुद ही आपस में कट कर जाएंगे आगे चल के, और अगर आप ऐसे कट करवा दो इनको, तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल निकलेगी, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी नॉर्मली। तो जो पैरेलल लाइनों को जो लाइन कट करती है, वो लाइन का एक स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल। और अगर दो लाइनें खुद ही आपस में इंटरसेक्टिंग है, उनको कोई तीसरी लाइन भी काट गई, तो वो तो इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो उन पे इतना मतलब ट्रांसवर्सल लाइन बेसिकली पैरेलल लाइनों को कट करने वाली लाइन को बोला जाता है। और दो से ज्यादा, भैया एक क्यों नहीं, अरे एक लाइन से कैसे जज करोगे कि पैरेलल है, भाई कम से कम दो लाइनें तो चाहिए, तभी तो जज होगा कि ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। एक लाइन को तो कोई भी कट कर जाएगा, वो तो इंटरसेक्टिंग होती है। हाँ, लेकिन दो पैरेलल लाइनों को, दो या दो से ज्यादा, चार भी बना दी और आपने कैसी कट करा दी, तो इस लाइन को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। समझ में आया? ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती है जतिन? वो जो इंटरसेक्ट नहीं करती। बहुत बढ़िया, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, और जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे टच करती है, मिड पॉइंट पे कटती हैं, उनको कहते हैं बाइसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं उनको, बाइसेक्टिंग लाइंस। हालांकि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दो लाइन जो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे टच करती हैं एक दूसरे के, कहते हैं ना, हमने पढ़ा भी था वो बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी और डी है। तो जैसे मान लीजिए ए बी लाइन की टोटल स्ट्रेंथ जो है, मतलब टोटल लेंथ जो है, वो 9 सेंटीमीटर है, और इसकी जो टोटल लेंथ है, मान लीजिए वो 8 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 9 जो है, ये 4.5 और 4.5 में बढ़ जाए, और अगर ये 8 जो है, ये 4 और 4 में बढ़ जाए, तो इनको कहेंगे बाइसेक्टर और बाइसेक्टिंग लाइंस, या फिर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, दोनों आपस में इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाए। इसके लिए प्रॉपर इन्होंने बाइसेक्टिंग लाइंस वर्ड यूज करते हैं। हाँ, 4.5 4.5 में बढ़ जाए, मतलब मिड पॉइंट पे कट होना चाहिए, ठीक है। चिंता मत करो, इस पे इतना मतलब प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कट होती हैं आपस में, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में कट नहीं होती, लेकिन एक तीसरी लाइन उन पैरेलल लाइंस को कट करती है, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं।
और जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल द्वारा कट होती हैं, एक ट्रांसवर्सल के थ्रू कट करते हैं हम उनको, तो ध्यान रखिएगा टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। whenever two parallel lines are intersected by, ठीक है, by one transversal line, then we have total 8 angles। हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं? टोटल 8 एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एंगल 5, दिस गोना बी एंगल 6 और एंगल 8। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपको नहीं लगता कि इस मतलब वैसे तो चलो एक ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइनों को कट किया ही है, टोटल 8 एंगल बने भी, सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऊपर वाले पार्ट को ही अगर देखा जाए, इसको ना देखा जाए, सिर्फ इसी को देखा जाए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इंटरसेक्ट हुई है लाइन? और कितने एंगल्स फॉर्म हुए टोटल? और जब कभी भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। अब आप बता दीजिए कौन कौन से वर्टिकल अपोजिट है? बहुत बढ़िया, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में वर्टिकल अपोजिट है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की खासियत क्या है? कि वो आपस में हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक एंगल पता चल जाए तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली लिख दोगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं एंगल 1 जो है वो 80 डिग्री है, तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा? 80 डायरेक्ट। और रीजन क्या देंगे आप? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा जी, तो जब कभी भी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट होती हैं, वी हैव टोटल 8 एंगल्स हियर। मैं जस्ट आपसे एक पूछ रहा हूँ कि वर्टिकल अपोजिट एंगल की कैटेगरी में अगर हम डालें तो कौन कौन से एंगल्स को रखेंगे? एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 7, तो ये तो कहलाएंगे वर्टिकल अपोजिट। सही है गलत है? सही है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं एक और चीज पे भी, इंटरसेक्टिंग लाइंस में अरे हाँ यार, एक टॉपिक नहीं पढ़ाया मैं तुमने, इंटरसेक्टिंग। हाँ चलो, पैरेलल को हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। एक चीज हमें और डिस्कस करनी थी, लीनियर। सही बात, कैसे भूल गया मैं लीनियर। चलो तो ध्यान दो भाई प्लीज, जतिन प्लीज। जब कभी भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों ने वर्टिकल अपोजिट पढ़े हुए हैं, सही है, एंगल 3 और एंगल 4। तो आपने पढ़ा हुआ है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो होते ही हैं, एंगल 1 एंगल 2 के और एंगल 3 एंगल 4 के। बिल्कुल सही है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है और हम इनसे खुश भी हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट आपको एक चीज और पढ़नी है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पढ़ना है और एक और चीज पढ़नी है, स्ट्रेट एंगल्स। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेट एंगल्स का। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर में क्या होता है, जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल का सम कितना होता है? और रीजन क्या होता है इसका? स्ट्रेट एंगल, है ना। एक सीधी लाइन पर हमेशा एंगल का सम कितना होता है? 180। सही है, अच्छा जी, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बने, एक सीधी लाइन पर दो एंगल फॉर्म हो, एंगल 1 और एंगल 2, तो इन दोनों एंगलों का प्लस कितना होगा? और इसका रीजन आएगा आपके पास लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या कहता है वो सुनो। लीनियर पेयर कहता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम ऑफ टू एंगल्स। तभी तो पेयर है, तभी तो नाम पेयर है। पेयर का मतलब ही होता है टू, पेयर का नाम ही होता है टू। तो अगर एक सीधी लाइन पर, एक सीधी लाइन पर सिर्फ दो ही एंगल फॉर्म हो रहे, तो उनका सम कितना होगा? 180। लेकिन रीजन क्या होगा इसका? लीनियर पेयर। आप उस टाइम पर स्ट्रेट एंगल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर दो से ज्यादा एंगल फॉर्म होके बना रहे हैं
स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 बनेगा। या जो मैं कह रहा हूँ उस बात को सुनो, कंफ्यूज मत हो बेवजह। मैं कह रहा हूँ एक सीधी लाइन है तो टोटल एंगल्स का सम कितना बैठेगा हमेशा। अगर दो ही एंगल हैं उसके ऊपर तो उनको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, लीनियर पेयर बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर एक सीधी लाइन पर सिर्फ दो ही एंगल्स हैं तो उनका प्लस भी 180 के इक्वल होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पर 180 होता है एंगल का सम। ठीक है, एक सीधी लाइन पर कितना होता है? 180। अगर दो एंगल हैं तो इसका मतलब उन दोनों एंगलों का प्लस कितना होगा? 180। लेकिन उस कंडीशन को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, उन्हें कहते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम ऑफ टू एंगल्स आर ऑलवेज 180। ये कहता है आपका लीनियर पेयर कि एक सीधी लाइन पर दो एंगलों का सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है। अगर एक सीधी लाइन पर सिर्फ दो ही एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगलों का प्लस कितना होगा? 180, क्योंकि एक सीधी लाइन पर 180 होता है। लेकिन उस कंडीशन को एक स्पेशल कंडीशन दी गई है, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया उस कंडीशन को, उसको कहेंगे हम लीनियर पेयर। भैया अगर मान लीजिए, एक मिनट पहले मैं पढ़ा दूं उसके बाद भी अगर कोई डाउट मिलता है तो बोलो। लेकिन अगर मान लीजिए भैया दो से ज्यादा एंगल्स का सम भी, अगर मान लो एक सीधी लाइन है और मान लीजिए सीधी लाइन पर दो से ज्यादा एंगल बन जाए, तो भैया इनका भी सम 180 होगा। तो क्या हम, नहीं होगा तो 180 क्योंकि सीधी लाइन पर बन रहे हैं। लेकिन क्या हम इसको भी लीनियर पेयर की कंडीशन बोलेंगे? आंसर है नहीं। लीनियर पेयर की कंडीशन में सिर्फ दो ही एंगल का इस्तेमाल होता है, बाकी दो से ज्यादा अगर एंगल्स हैं तो उसको स्ट्रेट एंगल के नाम से बुलाया जाएगा। तो अगर हमें यहां पर ये बात शो करनी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा इनका यूज कैसे होगा। तो आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेट एंगल। और रीजन क्या देंगे आप इसका? स्ट्रेट एंगल्स। भैया मान लीजिए दो से ज्यादा तो नहीं, बट अगर एक ही सिंगल ही लाइन बन रही है तो हम कितना एंगल बताएंगे? तो भी 180। भैया इसका रीजन क्या देंगे हम? इसका रीजन भी स्ट्रेट एंगल ही नाम। मतलब दो के लिए सिर्फ एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या बुलाते हैं उसको? लीनियर पेयर। और बाकी दो से कम या दो से ज्यादा अगर एंगल्स वन लाइन पे बन रहे हैं तो उसके लिए हम कंडीशन 180 के इक्वल रखते हैं, लेकिन रीजन क्या देते हैं? स्ट्रेट एंगल्स। तो मतलब दो से ज्यादा एंगल्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म होते हैं 180 बनाते हैं तो उनको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल्स। और अगर दो बनाते हैं तो उनको बोलते हैं लीनियर। वो जो बोलेगा वही बोल देता है, कुछ दिमाग नहीं लगाता कोई शर्मा। तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। अब यूसेज में आपको दिखाता हूँ यूज कैसे होगा। यूज देखो इस तरीके से होता है कि वो ना जानबूझकर आपको एक सीधी लाइन बना के देंगे और यहाँ पर एक एंगल आपको गिवन कर देंगे कि भाई ये मान लीजिए 80 है, ठीक है, या फिर इस तरीके से दे देंगे ये वाला एंगल 80 है और ये वाला आपसे वो पूछेंगे, ठीक है, या एक्स के नाम से दे देंगे या जो भी है। अब आपको क्या करना है वो सुनो, आपको करना है कि इसको तो आप एंगल 1 मान लेना और इसको एंगल 2 मान, और फिर यहाँ पे ना आप एक बात लिखना कि एंगल 1 प्लस, और रीजन क्या होगा इसका? लीनियर पेयर। मैं आप लोगों से बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो चीज मैंने लिखी है आपको नहीं लगता ये इक्वेशन है? क्योंकि बीच में इक्वल टू यूज हुआ है, और इक्वेशन में कुछ भी चीज अगर आपको निकालनी है तो एक चीज मिसिंग होनी चाहिए बस, है ना। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, याद करो। मान लीजिए इस तरीके से मैं आपसे कहता था 2x + 3 = 5, फिर मैं आपसे कहता था क्या तुम इसमें से x निकाल दोगे? तुम कहते थे हाँ। क्यों तुम इस 3 को पहले उधर भेजोगे? और जो बच्चा इस बात को समझ गया ना जो मैं भी समझा रहा हूँ, तो ये लगा लो 10वीं तक का मैथ्स डन हो जाएगा उसका। ये कंसेप्ट है अपने आप में। ये जो इक्वेशंस होती हैं इनका इस्तेमाल करना अगर आपको आ गया, क्योंकि 10th तक मैथ्स में बस यही चीज है, और इस पूरे जो 4 चैप्टर हैं इसमें इस्तेमाल भी यही चीज है। परफेक्शन हासिल करिए इस चीज में। इक्वेशंस जो होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं? इक्वेशंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब कभी कोई चीज मिसिंग होती है,
मान लो x निकालना है, k निकालना है, y निकालना है, ऐसे करके कुछ भी, तो ध्यान रखिएगा हमेशा इक्वेशंस के थ्रू निकलता है। और आपको मैं ये जो वर्टिकल अपोजिट सिखा रहा हूँ, ये जो लीनियर पेयर मैंने आपको सिखाया, ये मैं आपको स्ट्रेट एंगल सिखा रहा हूँ, आपको नहीं लगता ये सारी की सारी कहीं ना कहीं क्या फॉर्म करती है? इक्वेशंस। आप ध्यान करिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वर्टिकल अपोजिट बताया था, उसे मैंने ऐसे लिखा था एंगल 1 किसके इक्वल है। अब आप बताइए इक्वल टू यूज हुआ कि नहीं हुआ? और ये चीज कहाँ यूज होती है? इक्वेशंस में होती है। फिर मैं क्या करने वाला था इसमें कि भाई मैं दोनों मतलब वर्टिकल अपोजिट में से मैं आपको ये वाला एंगल दे देता था और ये पूछता था, है ना, ऐसे करके। फिर आप क्या करते थे, इस तरीके से इक्वेशन बनाते थे, रीजन क्या देते थे, और फिर आप एंगल 1 में वैल्यू डाल देते थे और एंगल 2 फाइंड आउट करना होता था, हो जाता था। अब लीनियर पेयर में भी तो ऐसा ही कर रहे हैं आप। लीनियर पेयर भी कहीं ना कहीं आपको क्या बना के दे रहा है? इक्वेशन। देखो इक्वेशन ही तो बनाई है। अब एंगल 1 की जगह में क्या लिखने वाला हूँ? 80। और एंगल 2 की जगह में क्या लिखने वाला हूँ? x। और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? अब आप बताओ ये जो मैंने फॉर्म किया ये इक्वेशन नहीं है क्या? फिर ठीक है, तो लीनियर पेयर में आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर क्या होता है हमेशा, इट इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम ऑफ टू एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं एक इक्वेशन है। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कहीं ना कहीं एक इक्वेशन है। तो उस इक्वेशन में एक चीज देगा और दूसरी मिसिंग करेगा, और आपको उस मिसिंग चीज को उस इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करके निकालना। अब मान लीजिए लीनियर पेयर का क्वेश्चन है तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे ये इस तरीके से हो गया। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा फेवरेट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको दिखेगा दिखेगा। देखिए या तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा कि भाई यहाँ पर मान लीजिए 60 दे दिया और ये पूछ लिया, ये बताओ कितना। तो अब बच्चे क्या करते हैं, मतलब लिखने का तरीका बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है इस केस में, एक को तो एंगल 1 बना लेना है, एक को एंगल 2 बना देना, और फिर आपको इक्वेशन का यूज करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर 180। ये इक्वेशन आप क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। अब आपको ध्यान रखना है, अब फिगर बनी होगी आपके पास या आपको दिया होगा फिगर बनाना आपको। अब फिर क्या करना है, फिर इसमें वैल्यूज प्लेस करनी है। एंगल 1 की जगह में क्या लिखेंगे? 60। एंगल 2 की जगह में लिखेंगे x और इक्वल टू। अब आप खुद गौर करिए ये इक्वेशन नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं लीनियर पेयर हो, वर्टिकल अपोजिट हो, या मैं अभी जितनी भी आपको चीजें सिखाऊंगा वो सब की सब क्या फॉर्म कर रही हैं? बस इक्वेशंस। इस चीज को सीख जाइए बस, ये पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में। अब आपको क्या करना है, इस केस में x को अकेला कर देना है। 180 तो यहाँ आई, -60 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 120, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, या थोड़ा सा और अच्छा पूछते हैं तो इस तरीके का पूछ लेते हैं। डायग्राम बनाना ध्यान रखिए, बहुत बच्चे बोलते हैं डायग्राम बनाना जरूरी है, अरे डायग्राम तुम्हारी समझ के लिए होता है यार, डायग्राम तुम्हारी समझ के लिए है। जैसे मान लो यहां से अगर मैं तुम्हें बोलूं हाँ भाई दिल्ली जाना है, अब पापा पेज पे बना के दे दें तुम्हें, बेटा ऐसे चाहिए, यहाँ से यहाँ को आएगा पलवल, यहाँ से ले लियो, यहाँ पे बल्लभगढ़ आएगा, बल्लभगढ़ फरीदाबाद आएगा, फरीदाबाद के बाद ISBT ले बेटा इसको जेब में रख ले तू। अरे वो क्या पापा के लिए है क्या? किसके लिए दिया है? तुम्हारी समझ के लिए दिया है ना। फिर डायग्राम बनाना पड़े तो बनाओ, बिल्कुल बनाओ, अरे तुम्हारी समझ के लिए भाई। उससे टीचर को यह आइडिया पड़ता है कि हाँ बच्चे ने समझ समझ के किया है। ठीक है, तो कभी भी डायग्राम बनाना पड़े तो पीछे मत हटिए, मैं तो कह रहा हूं बना के चलो, उससे तुम्हारी समझ बनती है। टीचर के लिए नहीं होता है डायग्राम, तुमने समझ समझ के किया है इस बात का सिंबल होता है डायग्राम। ठीक है, तो कभी भी इस बात को मत पूछो कि डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। अगर तुम्हें लगता है कि डायग्राम बहुत जरूरी है और तुम्हारी समझ को दिखाएगा डायग्राम, तो बनाइए। डायग्राम में अगर आप चीजें लिख देते हैं तो उसको आपको कहीं और लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बोर्ड एग्जाम्स तो ये कहते हैं कि डायग्राम में अगर आपने चीजें लिख दी, मान लो मैंने यहाँ एंगल 1 यहाँ एंगल 2 लिख दिया, तो मुझे कहीं पर लेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने लिख तो दिया डायग्राम में कि मैं इसको एंगल 1 मान रहा हूँ, इसको एंगल 2 मान रहा हूँ। अब उस बात को लिखने की थोड़ी जरूरत है, डायरेक्ट यूज करो एंगल 1 एंगल 2 को। फिर अरे डायग्राम अच्छा है भाई, इन क्वेश्चन में तो डायग्राम बनाना ही चाहिए। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये वाला जो है मान लीजिए इस तरीके से x+3 ये, और ये वाला जो है ये है 2x+1।
ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछेगा और बोलेगा फाइंड एक्स। अरे रेड वाली नेल पॉलिश लगी, रेड रेड वाली, क्या नाखून क्या देख रहा है फिर, यहाँ ध्यान दे, दर्द हो रहा है उंगली में। x+3 है ये वाला एंगल, ये पल्ला वाला एंगल जो है ये 2x+1। आप जानते हैं कि ये दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, सीधी लाइन पे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180। सही है। और रीजन क्या होगा इसका, तो आप क्या करेंगे, इसको एंगल 1 बना लेंगे और इसको एंगल 2, और फिर आप यहाँ पे एक बात लगाएंगे कि एंगल 1 प्लस लीनियर पेयर। ठीक है, बहुत बच्चे एलपी एलपी लिख देते हैं इसको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा लीनियर पेयर लिखा करो, एलपी एलपी समझ लिखा करो ना, बीओए पूरा लिखो, वर्टिकल अपोजिट। फिर जब आपको बहुत अच्छा समझ में आने लगेगा फिर आप बीओए लिखो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पूरा पूरा लिखिए। तो एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यही तो दिक्कत है, तू नहीं बोलता है। एंगल 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, और इक्वल टू में, अब आप बताइए पूरी इक्वेशन में से क्या मैं एक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब या तो आपसे बोलेगा एक्स निकाल दो, या तो आपसे बोलेगा इन दोनों एंगलों को निकाल दो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आप कोई बात नहीं, आन दो, वो मैं तो ऐसी रैंडमली दिया है, आपको प्रॉपर तरीके से आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 3+1 आपके पास कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3x, यहाँ हो जाएगा 180, यहाँ ले आके आप माइनस कर दोगे तो 180 -4 और यहाँ पे 3x, दिस गोना बी 176, यहाँ पे 3x, x को आप अकेला कर दोगे 176 अपॉन में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप x की वैल्यू यहाँ पर छोड़ दो, कटिंग वटिंग भी आप कर सकते हो अगर हो रही है तो, डेसिमल में जा रहे हैं डेसिमल में। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, और ये अब वो पूछते हैं, ये आपके लेवल पे पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। तो लीनियर पेयर मैंने आपको समझा दिया, स्ट्रेट एंगल मैंने, स्ट्रेट एंगल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेट एंगल का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि वो इस तरीके से आपको 3 या 3 से ज्यादा एंगल्स का यूज करके दिखाते हैं, और उसमें इसको वो नाम दे देते हैं, यहाँ 2x है, यहाँ पर आपके पास x है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 3x हो गया ना, यहाँ पे 3x, और आपको बोलते हैं फाइंड करो ऑल एंगल्स, फाइंड फाइंड मतलब इस तरीके से बोल देंगे, यहाँ पर ए ओ, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पर डी, और आपको बोलेंगे फाइंड एंगल एओबी, एंगल एओसी एंड एंगल सीओ डी, ऐसे पूछो। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये समझना है कि यार ये तीनों एंगल्स निकल जाते हैं अगर x निकल जाएगा तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए इन तीनों एंगल्स को किसी तरीके से एक इक्वेशन में सेटअप कर दूं, और एक सीधी लाइन पर 3 एंगल्स का सम 180 वाली इक्वेशन है मेरे पास, और उस इक्वेशन का नाम क्या है, स्ट्रेट एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप चाहो तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 नाम दे सकते हैं, वरना आप प्रॉपर इन एंगलों का नाम भी ले सकते हो कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ डी मिलाकर, और रीजन है स्ट्रेट एंगल। रीजन क्या है इसका, स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब AOB की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2x, AOC की जगह x, और यहाँ पर 3x इक्वल टू, भाई पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल मिसिंग है, एक ही, 3 नहीं है, एक ही है, सब में x ही है, गौर करो, कॉमन है, तो आप इन सबको प्लस कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो 6x + x 3x, 3x + 3x, भैया जवाब ही नहीं देते यार किसी, x को आप अकेला कर देंगे कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं 30 पे छोड़ देते हैं, जबकि आपसे ये सारे एंगल्स पूछे गए। तो अब आपको हाँ क्या करना है, एंगल AOB निकालना है पहले। AOB कितना है, 2x है ना, तो 2 × में 30। इसी तरीके से आपको एंगल AOC भी निकालना है, वो तो x ही है, तो मतलब वो तो चलो 30 हो जाएगा। एक आपको क्या निकालना है, एंगल COD, तो ये 3x है, मतलब 3 × में दिस गोना भी, तो ये इस तरीके से।
भैया समझ में आया? इस तरीके से आपको काम करना है। बोलिए। डिग्री को मतलब क्या होता डिग्री कुछ नहीं, ये सिंबल होता है। जैसे मान लीजिए रुपीज होते हैं तो आप उनके आगे जैसे रुपीज लिखते हो ना ऐसे, तो इसी तरीके से डिग्री में आप ऊपर ऐसे डॉट सा लगा, जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर मान लीजिए 30 ले दूंगा तो समझ में नहीं आएगा ना ये 30 मार्क्स हैं या क्या चीज है। तो पैसे होते हैं तो आप आगे रुपीज लिखते हैं, मार्क्स होते हैं तो 30 मार्क्स लिखते हैं, डिग्री होती है तो आप मतलब एंगल का मेजरमेंट है तो आप ऊपर डिग्री लिखते हैं। आया समझ में? ठीक है। अच्छा जी, तो दो पैरेलल लाइंस को, इधर ध्यान दे लो यार, जब कभी भी ऐसे कटिंग होती है तो ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो कट करती है ना, दो पैरेलल लाइंस को, और टोटल कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 तो भी आप टोटल 8 एंगल्स है। अब इसमें वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अच्छा चलो मैं आप लोगों को जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रुद्राक्ष हाँ ध्यान। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए क्या लाइनों का पैरेलल होना जरूरी है या नहीं है? सोच के बोलिए। भैया है इसमें इस मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के लिए क्या लाइनों का पैरेलल होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लाइनें इंटरसेक्टिंग होनी जरूरी है। लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, क्रॉस करेगा, तभी तो वर्टिकल अपोजिट बनेंगे। भाई आपकी ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइनों को कट कर रही है इसीलिए वर्टिकल अपोजिट बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए लाइनों का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूं आपसे। दूसरी चीज, क्या लीनियर पेयर जो मैंने आपको सिखाया, क्या उनके लिए लाइनों का पैरेलल होना जरूरी था? नहीं, उस पर एक स्ट्रेट लाइन थी, दो एंगल्स बनने थे, उसमें पैरेलल का कंसेप्ट हमने सीखा ही नहीं। पैरेलल कंसेप्ट तो हम अब सीख रहे हैं। मैं तो बस जो आपको पिछले 3 एंगल सिखाए उनको इसमें लगाना सिखा रहा हूँ कि देखो इधर भी आपको वर्टिकल अपोजिट दिखाई देगा, इसमें भी लीनियर पेयर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें लीनियर पेयर भी दिखाई देगी। बताना लीनियर पेयर कौन कौन से? एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों लीनियर पेयर। एंगल 3 और एंगल 4 भी लीनियर पेयर है। नीचे की साइड से देखो ना, ये सीधी लाइन ही तो है। अच्छा, क्या 1 और 4 भी लीनियर पेयर है? बिल्कुल भाई, लाइन लाइन स्ट्रेट ऐसे है तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, लीनियर पेयर। और 2 और 3 भी क्या है? अच्छा मान लो अगर मैं एंगल 2 दे दूं आपको, जस्ट मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं आपसे, मान लीजिए मैंने एंगल 2 दे दिया आपको, लेट इट बी 50 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं एंगल 3 कितना होगा, तो निकाल लोगे? कैसे? एंगल 3 अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने एंगल 2 दे दिया, मैंने आपसे एंगल 3 पूछा है, तो क्या निकाल दोगे? कैसे? भाई 2 और 3 की क्या बना लेंगे हम? इक्वेशन। और 2 और 3 की एक इक्वेशन है लीनियर पेयर, सीधी लाइन है। तो इसका 2 का और 3 का प्लस 180 के बराबर होगा। वजह क्या होगी? तो मैं जो है, अगर मान लीजिए मेरे से कोई एंगल 3 पूछे और एंगल 2 दे रखा है, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, और रीजन दूंगा इसका लीनियर पेयर। और फिर क्या करूंगा, मैं 2 में वैल्यू डलवा दूंगा और 3 को अकेला कर दूंगा। इसको अगर वैल्यू दूंगा माइनस, तो एंगल 3 कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? समझ में आया? अच्छा हाँ बोलो। हाँ तो सीधी लाइन से तो आता नहीं है, सीधी लाइन तो ऊपर से नीचे भी तो सीधी लाइन ही है, और ऐसे भी सीधी लाइन है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे एंगल 4 पूछूं तो निकाल दोगे? कैसे? एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या है? वर्टिकल। और 3 निकाल चुका हूं, तो 3 और 4 आपस में कैसे हैं? लीनियर पेयर। तो दोनों तरीके से निकल सकता है, लीनियर पेयर वाली इक्वेशन से भी निकल सकता है और वर्टिकल अपोजिट वाली इक्वेशन से भी। तो मतलब ये जो वर्टिकल अपोजिट है, ये जो लीनियर पेयर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कहीं ना कहीं इक्वेशंस हैं। बस ये सिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। और इनके लिए पैरेलल लाइन का होना जरूरी नहीं है। पैरेलल लाइन के लाइनें कैसी होनी चाहिए? बस खाली इंटरसेक्टिंग। पैरेलल वाले एंगल्स मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना सीख के आओ, ठीक है। हाँ हाँ सारे सिखाएंगे।
ठीक है, चलिए जा सकते हैं आप लोग, थैंक यू।